everyone, my name is Meenakshi. Today's topic is Origin and Evolution of Earth. Origin and Evolution of Earth 11th class की ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर है. दिस चैप्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है. हर एक एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं. हिंदी में इस चैप्टर का नाम है पृथ्वी का विकास और उत्पत्ति. ये चैप्टर, इसमें हम सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं हमें ये जानना जरूरी है. इसमें हम कुछ अर्ली थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि हम इस चैप्टर में कौन से कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे, फर्स्ट हमारा होगा अर्ली थ्योरीज. सेकेंड टॉपिक हमारा होगा मॉडर्न थ्योरीज. अर्ली थ्योरीज में हम इमैनुअल कांट की थ्योरी और लाप्लास की थ्योरी, फिर टाइडल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे. तो उसके बाद यहाँ पे हमारी एक आएगी मॉडर्न थ्योरी. मॉडर्न थ्योरी हम कौन से पढ़ेंगे? बिग बैंग थ्योरी. उसके बाद हम ओरिजिन ऑफ मून, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ सैटेलाइट्स, ओरिजिन ऑफ प्लैनेट्स, इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारी पृथ्वी पर ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है. ब्रह्मांड का निर्माण, सोलर सिस्टम, प्लैनेट सिस्टम, किस तरह से उनका ओरिजिन हुआ है, पृथ्वी का ओरिजिन किस तरीके से हुआ है, ह्यूमन की लाइफ, एटमॉस्फेयर किस तरीके से आया है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. लेट्स बिगिन विद दिस चैप्टर. सबसे पहला हमारा टॉपिक है यहाँ पे अर्ली थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ. जैसे कि हमें बचपन में सुना है, एक सबसे पहले हम पोएम सुनते हुए आए हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. आपने ये पोएम तो सुनी है, बट जब आप स्काई की तरफ देखते हो, आसमान की तरफ देखते हो, तो आपको ये मन में आता है कि तारे कहाँ से आए, सूर्य कहाँ से आए, पृथ्वी कैसे बनी. यहाँ पे हम इसी सब के बारे में पढ़ेंगे कि ओरिजिन मतलब अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ है, और जो 9 प्लैनेट्स हैं उनका ओरिजिन किस तरीके से हुआ है, मून का ओरिजिन किस तरीके से हुआ है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. कुछ हाइपोथेटिकल थ्योरीज है, मतलब काल्पनिक थ्योरीज. कल्पना के आधार पर कुछ थ्योरीज को डिजाइन किया गया है. कुछ जो थ्योरीज दी गई हैं, कुछ फिलोसफर जो ज्योग्राफिकर हैं उन्होंने थ्योरीज दी है. यहाँ पे सबसे पहले जो थ्योरी है, ओरिजिन ऑफ थ्योरी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, बेसिक हाइपोथेसिस एंड द मॉडर्न थ्योरीज. पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत को 2 भागों में विभाजित किया गया है, मूल परिकल्पना और आधुनिक सिद्धांत. मूल परिकल्पना जो हाइपोथेटिकल थ्योरी है, जस्ट अजम्पशन के बेस पे कुछ लोगों ने अजम्पशन किया, अपना माइंड लगाया और अजम्पशन किया कि ऐसे होगा, पृथ्वी का जो ओरिजिन है इस तरीके से होगा. जैसे आप कहानियां सुनते हो राजा रानी की, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा. यहाँ पे जो हाइपोथेटिकल थ्योरीज है वो भी अजम्पशन के बेस पे डिजाइन की गई है. सबसे पहले थ्योरी है गैसियस थ्योरी ऑफ इमैनुअल कांट. इमैनुअल कांट का गैसियस सिद्धांत. सबसे पहले जो इमैनुअल कांट का गैसियस जो हमारा थ्योरी आई है वो कब आई है? 1750. इन्होंने अपनी थ्योरीज को कुछ हाइपोथेटिकल, कुछ इमेजिनेशन के बेस पर डिजाइन किया गया है. नेबुलर hypothesis of mathematician of Laplace revised it in 1796. फिर यहाँ पे नेबुलर गणितज्ञ लाप्लास जो वैज्ञानिक है, गणितज्ञ, मैथमेटिशियन है, उन्होंने क्या है, एक निहारिका परिकल्पना. यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि यहाँ पे गैसियस थ्योरी किसने दी है? इमैनुअल कांट ने दी है. कांट के द्वारा दी गई थ्योरी का नाम है गैसियस थ्योरी ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ अर्थ. फिर है नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी. नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी इज गिवन बाय द लाप्लास. दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. नेक्स्ट, प्लैनेटेसिमल थ्योरी, टाइडल थ्योरी, revised nebular hypothesis theory. These are the early hypothesis theory. ये पुरानी विचारधाराओं के आधार पर बनाई गई थ्योरीज हैं और ये दी गई हैं कि अर्थ का ओरिजिन किस तरीके से हुआ. पहले हम इनको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हमारी एक मॉडर्न थ्योरी आएगी. मॉडर्न
वन थ्योरी है जो कि बिग बैंग थ्योरी है। ग्रहणु सिद्धांत, ज्वारीय सिद्धांत, संशोधित निहारिका परिकल्पना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गैसियस थ्योरी ऑफ इमैनुअल कांट। कांट की थ्योरी है 1750 में इमैनुअल कांट ने गैसियस थ्योरी ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ द अर्थ। अब इसमें क्या है, उन्होंने कुछ अजम्पशन रखे हैं कि उन्होंने बताया गया है कि एक सुपर नेचुरल प्राइमोर्डियल क्लाउड दैट इज कॉल्ड नेबुला ऑफ द गैस एंड डस्ट। एक हमारा यहाँ पे एक सुपर नेचुरल क्या है, प्राइमोर्डियल क्लाउड है जो कि गैसियस स्टेट पे है, ये गैस का है और डस्ट का, मेड अप ऑफ गैस एंड डस्ट, मेड अप ऑफ गैस एंड डस्ट। और ये किससे बना हुआ है, डस्ट से बना हुआ है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अर्थ का ओरिजिन किस तरीके से हुआ है। इमैनुअल कांट ने इसका जो ओरिजिन है वो अपनी कल्पना के आधार पर, उन्होंने इमेजिनेशन के आधार पर, ये सारी इमेजिनेशन है उनकी, अजम्पशंस है कि उन्होंने क्या अजम्पशन किया है। These are the assumptions of Immanuel Kant. Super natural primordial cloud of gas and dust. एक जो हमारा अर्थ जो है एक गैस का गोला है, जो कि गैस का और डस्ट का गोला है। क्लाउड was in the form of solid. जो हमारा ये क्लाउड है, जो हमारा ये क्लाउड मिला है इमैनुअल कांट के द्वारा, ये किसका बना हुआ है, इन द फॉर्म ऑफ कोल्ड। और किस फॉर्म में है, कोल्ड है, बिल्कुल कोल्ड है। ये इसका नेचर क्या है, कोल्ड नेचर में है, सॉलिड है और मोशनलेस है, मतलब इसमें मोशन नहीं है। दैट डस्ट पार्टिकल्स बिगेन टू कोलाइड। अब यहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये डस्ट पार्टिकल्स आपस में कोलाइजन होता है, इनका कोलाइड होते हैं with each other due to gravitational force of attraction। यहाँ पे बहुत सारे डस्ट के पार्टिकल्स हैं जिसमें क्या है, आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स। आपने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है जो कि न्यूटन ने दिया है, जिसमें बताया जाता है जिसका मास जितना ज़्यादा अधिक होता है, मतलब जिसका भार, वेट ज़्यादा होता है, उसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होती है। यहाँ पे जो आपस में इनमें कोलाइजन होता है, कोलाइजन के कारण फिर क्या होता है, दिस कोलाइजन कॉज्ड टेम्परेचर राइज। जब यहाँ पे कोलाइजन होगा, फ्रिक्शन होगा, तो टेम्परेचर बढ़ता है ड्यू टू फ्रिक्शन। यहाँ पे कोलाइजन के कारण फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन से यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा। हॉट नेबुला एक्सपेंडेड। फिर ये हमारा जो हॉट नेबुला है, जो हमारा ये क्या होगा, एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाएगा एंड कन्वर्ट द सॉलिड इनटू गैसियस स्टेट। अब जब कोई चीज़ क्या है, जब सॉलिड स्टेट में होती है, जब वो गर्म होती है तो वो भाप भी बनती है, तो गैसियस स्टेट में आ जाती है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाता है, गैसियस स्टेट में आ जाती है। गैस और धूल का अप्राकृतिक आदिम बादल, जिसको नेबुला कहा जाता है, ये इमैनुअल कांट ने इमेजिनेशन की है। कांट ने इमेजिनेशन की है, बादल ठंडा है, ठोस है, मोशनलेस है, मतलब उसमें कोई गति नहीं है। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगी है, तो आपस में जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो कोलाइज होंगे, उनमें फ्रिक्शन होगा तो वो क्या होगा, हीट डिक्रीज करेगा, हीट इंक्रीज करेगा। हीट के कारण फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोशन स्टार्ट हो जाएगा। मोशन जैसे कि हमारे जब हम गैस पे कुछ चीज़ बॉईल करते हैं तो वाटर के अंदर जब बॉईल होता है तो वो फिर हीट के कारण क्या है, गैसेस स्टेट में जाता है, गैसेस स्टेट में जाकर मोशन हो जाता है, मतलब वो अप साइड मूव करने लग जाता है। यहाँ पे यही बताया गया है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धूल के कण आपस में टकराने लगते हैं और इस चक्कर के कारण, घर्षण के कारण तापमान में वृद्धि हुई और गर्म नेबुला का विस्तार हुआ और ठोस गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। जो ठोस है अब वो किस में परिवर्तन हो जाता है, गैस में बन जाता है। यहाँ पे सॉलिड था, सॉलिड अब किस में बन गया, गैसियस फॉर्म में। नाउ कंटिन्यू करते हैं कांट की थ्योरी को, गैसियस थ्योरी ऑफ इमैनुअल कांट। एक्सपेंडेड नेबुला स्टार्ट रोटेटिंग। अब जब एक्सपेंडेड नेबुला था, जो हमारा हॉट नेबुला बना था, हॉट नेबुला जो हमारा ये नेबुला था,
अब ये करता है रोटेट स्टार्ट करता है, रोटेशन स्टार्ट कर देता है। जो भी चीज गैसेस फॉर्म में आती है तो वो रोटेट करना स्टार्ट करती है। उसके बाद ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अब यहाँ पे जब रोटेट करते हैं हम ऐसे, तो यहाँ पे बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करती है, प्लेनेट लाइक नेबुला ब्रोक, और यहाँ से फिर ये जब सेंट्रीफ्यूगल जब ये रोटेट करता है ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ से ये रोटेट करता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करती है, यहाँ से ये चीजें दूर जाना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ से फिर ये क्या है, रोटेटिंग लेटर दे डेवलप 9 प्लैनेट, और यहाँ से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण अलग अलग हमारे 9 प्लैनेट्स निकल के आ जाते हैं। सेंटर जो हॉट नेबुला और यहाँ पे जो बचता है वो हमारा सन होता है। ये आपको सेंटर हॉट नेबुला बिकम सन। Amelkant theory and the Laplace theory is known as monistic. मोनेस्टिक लाप्लास की थ्योरी और जो हमारी कांत की थ्योरी है उसको मोनेस्टिक थ्योरी क्यों कहा जाता है, बिकॉज इन्होंने एक ही स्टार, एक ही जो हमारा है नेबुला एक ही माना है, और जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें हमारे 2 स्टार होंगे। एक हमारा क्या होगा, वो बाइनरी थ्योरी होगी। ये हमारी मोनेस्टिक थ्योरी इसलिए कही जाती है क्योंकि इसमें जो अजम्पशन की गई है वो एक ही स्टार की गई है। ये हमारी क्या थी, एमेल्कांट की थ्योरी थी। विस्तारित निहारिका घूमने लगती है जिसके कारण अब केंद्रीय बल के कारण, अब केंद्रीय बल क्या होता है, जो बाहर की तरफ लगने वाला बल होता है। जब हम मोशन करते हैं, घूमते हैं कहीं पे, तो हमारे बाहर की तरफ बल लगता है, तो फिर वहां से चीजें दूर होना स्टार्ट हो जाती हैं। अब निहारिका जैसे ग्रह टूट गए और घूमने लगे, बाद में वे 9 ग्रहों में विकसित हो गए। केंद्रीय ग्रह निहारिका सूर्य बन गया, और जो सेंटर में बचा हुआ था हमारे पास हॉट नेबुला, उसको क्या नाम दिया गया, वो हमारा सन है, और जो बाहर टूट के निकले हैं उनको 9 प्लैनेट्स का नाम दिया गया। यहाँ पे इन्होंने असम्पशन थे एमेल्कांट का सिद्धांत और लाप्लास का सिद्धांत एकाश्वरवादी इस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। अब इसे एकाश्वरवाद के सिद्धांत के रूप में इसलिए जाना जाता है क्योंकि इन्होंने एक ही स्टार को माना है। अब यहाँ पे देखो कुछ क्रिटिसिज्म भी आए हैं जो एमेल्कांट ने, कांट की थ्योरी जो है, कांट की थ्योरी पे क्रिटिसिज्म है। उन्होंने क्या माना था, हमारे पास एक नेबुला है जो कि सॉलिड स्टेट में है, फिर वो रोटेट कैसे करने लगा, ये सब क्या है, जस्ट एजम्पशन है उनकी। फिर उनको क्रिटिसाइज किया, क्रिटिसाइज करने के बाद फिर लाप्लास आते हैं, लाप्लास अपनी थ्योरी लेके आते हैं, वो बताते हैं, उनकी थ्योरी पढ़ते हैं। फिर हम यहाँ पे हमने सबसे पहले गैसियस थ्योरी ऑफ कांट पढ़ा है, उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी ऑफ लाप्लास 1796। कब आई थी, 1796 में आई थी। लाप्लास का निहारिका परिकल्पना सिद्धांत 1796 में आया था। हॉट नेबुला ऑलरेडी रोटेटिंग, वहां पे हॉट नेबुला नहीं था, वो फ्रिक्शन के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हॉट बना था। उसके बाद उसमें मूवमेंट नहीं थी, वो स्टैटिक नेचर में था। लेकिन यहाँ पे ये लाप्लास जो है वो मान लेते हैं, स्टार्टिंग में मान लेते हैं जो उनके पास नेबुला है ये ऑलरेडी क्या है, नेबुला उनका हॉट है, ऑलरेडी रोटेटिंग है, रोटेट भी कर रहा है ऑलरेडी, एंड एक्सपेंडेड फ्रॉम द रेडियस डिक्रीज ड्यू टू हीट लॉस। और यहाँ पर निहारिका पहले से ही घूम रहा है और विस्तारित हो रही थी, उष्मा ह्रास के कारण त्रिज्या में कमी है। अब यहाँ पे उष्मा जो है, उष्मा में कमी होती जाएगी। जब कोई चीज घूमती है तो वो क्या है, उसके बाद यहाँ पे जो इसकी रेडियस है उसमें घूमने के कारण और हीट के कारण रेडियस रिड्यूस हो जाएगी, और क्योंकि बाहर के जो है वो निकलते सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण वो अलग हो जाएंगे। Hypothesis considered that the planet were formed out of a clouds of material associated with a youthful sun which was slowly rotating। और यहाँ पे बताया गया, परिकल्पना में माना गया है कि ग्रहों का निर्माण एक युवा सूर्य से जुड़े पदार्थ के बादल से हुआ है। जब ये घूम रहा था तो रेडियस कम होगी क्योंकि हीट के कारण यहाँ पे जितनी, जहाँ तक हीट है
बाद के जो है वो प्लैनेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो टूट के उससे बाहर निकल जाएंगे। जैसे जैसे धीरे धीरे वह घूम रहा है और जो बीच का जो रोटेटिंग पार्ट है वो सन है। फिर यहाँ पे जो हमारा ये सन है, सॉरी रोटेटिंग जो है ये सन हो जाएगा, और जो इसके चारों तरफ घूम रहे हैं वो क्या होंगे, हमारे 9 प्लैनेट्स हो जाएंगे। और सबसे पहली बात तो हमारे मन में ये आएगी कि इन्होंने 9 प्लैनेट्स ही क्यों कहा। 10 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, जस्ट अजम्पशन है ये इसको क्या है इन्होंने प्रूफ नहीं किया गया है। उसके बाद है प्लैनेटेसिमल hypothesis theory. It was given by Chamberlain and Moulton. This is known as a binary and the biparental theory. अब यहाँ पे इसको बाइनरी थ्योरी कहा गया है क्योंकि यहाँ पे एक तो सन हमारा क्या है, प्रोटोसन है, सन प्रोटोसन है, और एक हमारा वेंडरिंग सन है जो कि यहाँ से एक पार्ट से गुजर रहा है। ये अब हम इसको दोबारा से बनाते हैं। ये क्यों है, यहाँ पे जो प्लैनेटेसिमल थ्योरी जो हमारी है उसमें उसको बाइनरी थ्योरी क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें जो हमारे स्टार माने गए हैं देयर आर 2 स्टार, बाइनरी स्टार। फर्स्ट वन इज हमारा ये हमारा क्या है, प्रोटोसन है, ये हमारा प्रोटोसन है, और यहाँ से हमारा एक बिगर स्टार है, ये हमारा प्रोटोस्टार है, और यहाँ पे इंक्लूडिंग या फिर वेंडरिंग स्टार बोलते हैं। ये यहाँ से जब ये गुजरता है, जब यहाँ से इसके पास से निकलता है, तो यहाँ से ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण यहाँ से कुछ छोटे छोटे ऐसे प्लैनेट निकलते हैं, ये अपने रास्ते निकल जाता है, और ये जो हमारे 9 प्लैनेट्स हैं ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना स्टार्ट कर देते हैं। यही थ्योरी यहाँ पे बताई गई है। It was given by Chamberlain and Moulton. This is known as the binary and the biparental theory. They assume that the protosun, that is cold and solid and stationary, मतलब यहाँ पे एक प्रोटोसन लिया गया है, that is called protosun, that is the cold, ये cold है, और यहाँ पे ये सॉलिड है और स्टेशनरी है, मतलब इसमें कोई मोशन नहीं है, सॉलिड भी है और यहाँ पे ये कोल्ड भी है। उसके साथ assumed इंक्लूडिंग स्टार एंड वेंडरिंग स्टार, और एक अज्यूम किया जाता है जो कि ये क्या है हमारा वेंडरिंग स्टार, या फिर हम इसको इंक्लूडिंग स्टार भी कह सकते हैं। ये बिगर है प्रोटोसन से, और ये इसके पास से जब जाता है, निकलता है, देन एंड पास नियरली फ्रॉम द प्रोटोसन। यह चैम्बरलेन और मोल्टन द्वारा दिया गया है। प्लैनेटेसिमल जो थ्योरी है वो किसके द्वारा, चैम्बरलेन एंड मोल्टन के द्वारा दी गई है, 1900 में दी गई है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, दिस इज अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, एंड इसे द्विआधारी और द्विअभिभावकीय सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि इसमें 2 सन, हम यहाँ पे 2 स्टार को एज्यूम करते हैं। वहाँ पे जब हम मोनोस्टिक थ्योरी थी, मोनोस्टिक थ्योरी में ओनली 1 स्टार को एज्यूम किया गया था, बट यहाँ पे हमारे 2 स्टार को एज्यूम करते हैं। One is protosun and second one is including and wandering sun. उन्होंने एक ऐसे आदि सूरज की कल्पना की है जो ठंडा और ठोस और स्थिर है। उन्होंने एक ऐसे घुसपैठिया तारे, मतलब यहाँ पे जो वेंडरिंग सन है उसका नाम दिया गया है, भटकते हुए सूर्य की कल्पना की जाती है जो सूर्य से बड़ा और लगभग आदि सूर्य से होकर गुजरता है। सूर्य के रास्ते से यहाँ से होकर गुजरेगा, तो यहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका यहाँ पे क्या होगा, इसका वेट, यहाँ पे इसका मास ज़्यादा है, इसके मास के कारण ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने के बाद यहाँ से ये पार्ट्स निकल के आ जाएंगे टुकड़े टूटकर, फिर ये तो अपने रास्ते से निकल जाता है, बट ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना स्टार्ट कर देते हैं। ये हमारे 9 प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे बताया गया है कि
पिक्चर के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया गया है। ये हमारा प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस थ्योरी है, जिसमें कि एक हमारा स्टार है और ये हमारा सन है। ये जब हमारा स्टार, ये हमारा स्मॉल है, ये हमारा क्या होगा, प्रोटोसन होगा, और ये हमारा इंक्लूडिंग, फिर इसमें से ये पार्ट्स निकल के जाते हैं। ये बताया गया आपको, ये अपने रास्ते से निकल जाएगा और ये हमारा क्या है, ये स्टार है, ये सन है। जब ये सन से पार्ट निकल के आते हैं, फिर उसके बाद ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना स्टार्ट कर देते हैं। नाउ जो हमने प्लैनेटेसिमल थ्योरीज को पढ़ा है, उसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज है, अजम्पशंस है, उसके बारे में पढ़ते हैं। प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस थ्योरी, gravity from intruding star pulls the particles from the protosun। अब यही चीज बताया गया है कि यहाँ पे जो हमारा प्रोटोसन है छोटू सा, और उसके बाद हमारा ये बड़ा सन है जिसको हम वैंडरिंग सन, इंट्रूडिंग सन कहते हैं। ये अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण यहाँ से पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण these particles of varied shapes and size, और ये अलग is called planetesimals, और इनको जो varied shapes and size, अलग अलग shapes के और size के निकलते हैं, इनको क्या कहा जाता है, planetesimal कहा जाता है, planet नहीं कहा जाता। Now large particles attracts small particles due to gravity and form planet। अब यहाँ पे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, यहाँ पे प्लैनेटेसिमल का फॉर्मेशन हुआ है पहले, फिर जो छोटे हैं और जो कुछ बड़े हैं वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं छोटों को, फिर छोटों से ये एक बड़ा प्लेनेट बनता है। देन यहाँ पे लार्ज पार्टिकल्स अट्रैक्ट स्मॉल पार्टिकल्स ड्यू टू ग्रेविटी एंड फॉर्म्स द प्लैनेट्स। सिंस द प्लैनेटेसिमल्स फॉर्म्स इंक्लूडिंग सन्स सन, दे हैव सेट अप इन द मोशन, और फिर ये मोशन में स्टार्ट हो जाते हैं। प्रोटोसन बिकम द सन एंड विद द 9 प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड इट। यहाँ पे यही होता है, एक प्रोटोसन होता है और उसके चारों तरफ 9 प्लैनेट क्या करते हैं, रिवॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ग्रहण परिकल्पना सिद्धांत 1900 में दिया गया है। घुसपैठ करने वाले तारे, जिसको इंट्रूडिंग सन कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण प्रोटोसन के कणों को अपनी तरफ खींचते हैं, जिसके कारण विभिन्न आकार व आकृति के इन कणों को प्लैनेटेसिमल्स ग्रहाणु कहा जाता है। फिर गुरुत्वाकर्षण के कारण जो अलग अलग छोटे छोटे आकार के थे, बड़ा एक आकार का था, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, फिर वो क्या है, ग्रहों का निर्माण करता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण बड़े कण छोटे कणों को आकर्षित करते हैं और ग्रह बनाते हैं, क्योंकि प्लैनेटेसिमल घुसपैठ करने वाले सूर्य का अनुसरण करते हैं, इसीलिए वे गतिमान हो जाते हैं। प्रोटोसूर्य सूर्य बन जाता है, जो प्रोटोसन है हमारा वो क्या बन जाता है, सन बन जाता है, और जिसके चारों ओर 9 ग्रह परिकल्पना करते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है कि ये अजम्पशन किया, माना कि 2 सन है या 1 स्टार है, ये अजम्पशन किस बेसिस पे किया गया है, ये सॉलिड है, फिर मोशन अपने आप स्टार्ट हो जाता है, तो दीज आर अजम्पशंस बेस्ड थ्योरी। यहाँ पे ये जो हमें बताया गया है ये ओनली बेस्ड ऑन अजम्पशन है, और इन्हीं को फिर एक ने अजम्पशन किया, दूसरे ने उसको क्रिटिसाइज किया। फिर यहाँ पे थर्ड हमारे आते हैं जो वो बताते हैं कि एक सन नहीं था, 2 सन थे हमारे पास, 2 स्टार थे। फिर उसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि जब हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा था तो उसमें केवल 9 प्लैनेट ही क्यों बने, ऐसा माइंड में क्वेश्चन आता है। 10 क्यों नहीं बने, 11 क्यों नहीं बने, 7 क्यों नहीं बने, दीज आर द फैक्ट्स, यह हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है। नाउ टाइडल हाइपोथेसिस थ्योरी, यह हमारी टाइडल है। इट्स डेवलप्ड बाय द जेम्स जीन्स 1919 एंड हार्लोड जेफरी इन 1929। यहाँ पे जो टाइडल हाइपोथेसिस थ्योरी है वो जेम्स जेन्स ने 1919 में दी थी और हार्लोड जेफरी ने 1929 में दी थी। यहाँ पे यही हमारा 2 सन है, एक प्रोटोसन है, एक इंट्रूडिंग सन है, तो उसका बल
बल्ब्स, ये अपने यहाँ से, ये इंट्रूडिंग सन यहाँ से निकल रहा है तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है एक बल्ब्स को। जब अट्रैक्ट करते 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 फिर ये क्या होता है, ये ऐसे शेप पे आ जाता है, पूरा एक बल्ब्स बन जाता है, टाइडल बल्ब्स, दैट इज नोन एज टाइडल। इसको हम टाइडल बल्ब्स कहते हैं। ये टाइडल बल्ब्स जब बन के आता है फिर इसके अंदर फिर पार्टिकल्स होते हैं, कुछ स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, कुछ लार्ज पार्टिकल्स होते हैं। स्मॉल पार्टिकल्स और लार्ज पार्टिकल्स के बीच में फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन होने के कारण लार्ज पार्टिकल्स स्मॉल पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, और फिर हमारे लिए यहाँ पे प्लैनेट्स का फॉर्मेशन होता है। नाउ द नेक्स्ट थ्योरी, Otto Smith and Carl Weizsäcker, इंटरस्टेलर थ्योरी। अब इंटरस्टेलर थ्योरी किसने दी है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। Otto Smith and Carl Weizsäcker. It was also known as revised nebula theory in 1943. अब यहाँ पे जो नेबुलर थ्योरी थी वो किसने दी थी, लाप्लास ने दी थी। लाप्लास की जो थ्योरी है वही रिवाइज करके किसने दी है, ऑटो स्मिथ एंड कार्ल वाइज़स्कर ने दी है। एंड सन इज सराउंडेड विद इंटरस्टेलर डस्ट पार्टिकल्स। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि ये हमारा सन है और सन के चारों तरफ बहुत सारा डस्ट पार्टिकल्स है। जो डस्ट पार्टिकल्स फिर क्या करते हैं, जिसके ज़्यादा मास होता है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है और फिर यहाँ पे प्लैनेट्स का फॉर्मेशन होता है। डस्ट पार्टिकल्स स्टार्ट कोलाइडिंग। अब यहाँ पे वही बताया गया है कि डस्ट पार्टिकल्स जो है आपस में कोलाइड करना स्टार्ट करते हैं एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू द एस्ट्रॉइड फॉर्म। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है माइंड में, हमारे माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि जो एस्ट्रॉइड बनते हैं, एस्ट्रॉइड तो आपको पता है मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। जब एस्ट्रॉइड से प्लेनेट का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे जंक्शन की गई है, क्या अब नहीं वहाँ पे जो हमारे मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड है तो वहाँ पे भी अब प्लेनेट बनने चाहिए, ऐसा इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग तो बनना चाहिए ना, बट ऐसा नहीं है। Later the asteroid, due to the gravitational attraction, more dust particles finally becomes the planet. जो छोटे छोटे जो हमारे एस्ट्रॉइड है, एस्ट्रॉइड बेल्ट मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। मार्स एंड जुपिटर के बीच में क्या पाया जाता है, एस्ट्रॉइड। शुद्ध ग्रह मार्स और जुपिटर के बीच में शुद्ध ग्रह पाए जाते हैं। लेटर एस्ट्रॉइड ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन मोर डस्ट पार्टिकल्स फाइनली बिकम्स द प्लैनेट। इसे जो हमारी प्लैनेट कौन सी थ्योरी है, आंतरिक ऑटो स्मिथ और कार्ल वाइज़स्कर का अंतरतारकीय सिद्धांत, इसे 1943 में संशोधित नेबुलर सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। रिवाइज्ड नेबुलर थ्योरी इस जो हमारी नेबुलर थ्योरी किसकी थी, लाप्लास की थी। सूर्य आंतरिक अंतरतारकीय धूल कणों से घिरा हुआ है, मतलब सूर्य के चारों ओर डस्ट पार्टिकल्स हैं। धूल के कण आपस में टकराने लगते हैं। यहाँ पे जो धूल के कण होते हैं ये आपस में टकराते हैं, कोलाइजन होता है। जब किसी के बीच में कोलाइजन होता है, टकराते हैं दो चीज़, तो फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन होने के बाद होट होते हैं, फ्रिक्शन होने के बाद टकराने से शुद्ध ग्रहों में परिवर्तित हो गए और बाद में गुरुत्वाकर्षण के कारण शुद्ध ग्रहों ने भी अपने अधिक धूल कणों को आकर्षित किया और अंततः ग्रह बन गए। यहाँ पे हम इसको पिक्चर के थ्रू समझते हैं कि किस तरह जो स्मिथ है और स्मिथ इंटरस्टेलर हाइपोथेसिस थ्योरी, यहाँ पे हमारे ये छोटू सा क्या है, सन है। ये हमारा क्या है, सन है। सन है, सन के चारों तरफ ये क्या है, डस्ट पार्टिकल्स। अब जब ये डस्ट पार्टिकल्स हैं फिर ये क्या बन जाते हैं, एस्ट्रॉइड बन जाते हैं। फिर ये क्या बनते हैं, एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड देन बिकम्स द ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द फ्रिक्शंस के कारण फिर वो क्या बनते हैं, प्लैनेट
लास्ट में हमारा ये पूरा ब्रह्मांड बन के जो सोलर सिस्टम है ये बन के तैयार हो जाता है। यहाँ पे हमारी जो हाइपोथेटिकल थ्योरीज हैं वो कंप्लीट होती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मॉडर्न थ्योरी बिग बैंग थ्योरी। दिस चैप्टर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपको ये बार बार पढ़ना है और एग्जाम में क्वेश्चन जरूर